बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दया डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आतिफ खालिद सत्ती। प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक टॉक में हम मुख्तलिफ रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेटेस्ट टॉपिक्स को लेके हाजिर होते हैं और उन टॉपिक्स पे पुरमख्स तज्जिया आपके सामने रखते हैं और आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। तो आज की नशिस्त में भी हम अहम तरीन इशूज़ को लेकर आए हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम उन पर गुफ्तगू करेंगे और ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की नशिस्त में एक बार फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर साफ़ी और तज्जिया निगार जनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक दफ़ा फिर टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपका ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर शुरू कर लेते हैं, मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिन डायरेक्टर जनरल हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन हमारे DG ISPR जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जनरल इलेक्शन के बाद उन्होंने पहली दफ़ा ये आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी किया जा रहा था और DG ISPR ने बड़े खुल के बात की और बहुत सारी बातें की हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पे भी उन्होंने बात की है, पॉलिटिकली भी बात की है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप कैसे देखते हैं और जो उनकी गुफ्तगू थी और जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, इस बारे में आप क्या कहें? सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, तो उसका एक सियासी एंगल भी होता है राइट, और हमेशा वही डिस्कस होता है और वो देखा जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि आपको पता है 9 मई का जो वाक़या पेश आया था, जो कल 9 मई है, जी, उसके बाद जो मुल्क में हालात हुए, फिर जो इलेक्शन हुए, फिर जो इलेक्शन के नताइज आए, तो उसके बाद एक इस हवाले से कैफियत जो थी वो काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत सारी जगहों से आउट ऑफ कंट्रोल थी। राइट, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल DG ISPR ने एक दफ़ा फिर अपने उस बयानिए को दोहराया है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी है और हमारी हुकूमत का बयानिया भी है और बड़ी हद तक वो पाकिस्तान के अवाम का भी बयानिया है कि मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 एंगल से देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ये कहा जाए कि किसी पार्टी के ख़िलाफ़ थी तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक, और DG ISPR ने वाज़िया तौर पे आगे बढ़ने का रास्ता दिया है और आगे बढ़ने का रास्ता मुतय्यन किया है। देखिए उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अदालती कमीशन के लिए हम तैयार हैं। तैयार, अब अगर एक हाई लेवल कमीशन बन जाता है जिसमें वो तमाम लोग आते हैं जो 9 मई के वाक़यात में किसी न किसी तरह शामिल थे या वो वहाँ जी, पर फरीक थे, ठीक, तो ये एक हाई लेवल कमीशन अगर बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। ठीक, दूसरी बात जो DG ISPR ने की, उन्होंने कहा जी कि तामीरी सियासत करें, तामीरी सियासत का वादा करें, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक, यानी उन्होंने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम जमातों इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है। ठीक, और 9 मई के वाक़यात में उन्होंने कहा जी कि माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें और तामीरी सियासत करें। अब मैं समझता हूँ 9 मई को जो कुछ भी हुआ इस पे कोई भी पाकिस्तानी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ऐसे ही, हम उसकी मजम्मत ही करते हैं। उन्होंने मजम्मत भी की और उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर झूठ का बाज़ार गर्म है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, इसमें जो झूठ बोला जा रहा है ख़ास करके सोशल मीडिया के ऊपर, उसका बड़ा किरदार है। और फिर DG ISPR ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा जी कि अगर कोई ये समझता है कि फरवरी 24 के इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट की को या फ़ौज के बयानिए को धचका लगा है तो ये गलत बात है। ठीक, और उन्होंने अदाद व शुमार पेश किए। उन्होंने कहा जी कि 69% वोट जो है वो उस बयानिए को नहीं पड़ा जो बयानिया किसी हद तक 9 मई को डिफेंड कर रहा था। ठीक, यानी उन्होंने कहा कि सिर्फ 7.5% वोट जो है वो उस बयानिए को या आज़ाद कैंडिडेट्स को जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको पड़ा। यानी उन्होंने कहा कि 7.5% वोट जो है वो PTI को या उन आज़ाद उम्मीदवारों को पड़ा जो PTI का बयानिया लेकर चल रहे थे। इसका मतलब है कि 93.7 वोट उनको नहीं पड़ा। तो उन्होंने आदाद व शुमार दिए, उन्होंने एक रास्ता दिया और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बेहतरीन रास्ता है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या कोई भी जमात उन सबको इससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। देखिए हमने अब इसमें माफ़ी के साथ वो मशरूत कर रहे हैं। चले मैं काउंटर सवाल आपसे पूछ लेता हूँ
इसमें थोड़ा सा अनापरस्ती आ जाती है ना, वो लोग कोई भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। नहीं देखिए, माफ़ी वो किससे करें, जिस जो जो बंदा 9/11 के वाक़यात में मुलव्वस है, राइट, उन्होंने उसको माफ़ी मांगने का कहा है। ठीक, उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम उन्होंने नहीं लिए कि फलां फलां लोग माफ़ी मांगें। ठीक। देखिए, जो आइडेंटिफाई लोग हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल रहनुमा है या आम आदमी या है, आम आदमी है, डेफिनेटली अगर वो उसने ऐसी हरकत की है, जलाओ गिराओ में वो शामिल था उस दिन, फुटेजेस मौजूद हैं, तो बिल्कुल। डेफिनेटली अगर उन्होंने माफ़ी की बात की है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कम डिमांड उन्होंने की है और इस पे शायद ज़्यादा भी वो कर सकते थे। राइट, राइट, देखिए, इस पे फिर बात ये है कि पहले मैं आपको बताऊं, देखें 9 मई को जो कुछ हुआ, फौज को भी उसकी तवक्को नहीं थी, किसी को भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा सियासी जो है वो एहतजाज के अंदर हमने ये आंसर देखा। अब जो हो गया सो हो गया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बैलेंस गुफ्तगू की, उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की वो ये की, और इससे ये रायमा कायम हुई कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, उस रिज़ल्ट से कहीं भी उस बयानिए ने ना उसको डैमेज किया, ना वो उससे पीछे हटे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने एक आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को इससे फ़ायदा उठा के हमें आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क को हमें आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, आप ये फरमा रहे मुस्बत पैराए में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जाना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि हमारे मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी है, और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो इवन के आर्मी चीफ भी और तमाम स्टेक होल्डर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक माह के दौरान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो गई, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की एक महीने के अंदर 2 मुलाकातें और 2 आला सतही वफूद का भी दौरा हुआ। अब ये सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस किस हद तक सूदमंद साबित होगी? सऊदी अरब के साथ ये जो मामला चल रहे हैं, इसका मुल्क को कितना फ़ायदा होगा, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए सती साहब, इसमें बात यह है कि सऊदी अरब, आपको पता है, उसने हमेशा पाकिस्तान के मुआशी हालात हों, इवन पाकिस्तान के सियासी क्राइसिस हों, सऊदी अरब ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया है। जिस तरह इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान डिफेंस के एतबार से, फ़ौज के एतबार से, एटमी टेक्नोलॉजी के एतबार से इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, इसी तरह सऊदी अरब जो है वो अपने मजहबी हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से, और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है। बल्कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, नो डाउट, क्योंकि हमारा ईमान है कि मक्का मदीना एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, तो मक्का मदीना की जो अजमत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। आपको याद होगा जब 99 में मुशर्रफ आमरीत कू हुआ और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए, और बड़ी हद तक इम्कान था कि शायद उनको कोई सख्त तरीन सज़ा दे दी जाए, तो सऊदी अरब ने उस वक्त भी किरदार अदा किया और मुल्क को सियासी बहरान से निकाला, और मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब जो है वो अपने यहाँ ले गया और मियां साहब वहाँ चले गए। अब जो सऊदी अरब ने चूँकि किरदार अदा किया है, देखिए सऊदी अरब हमेशा किरदार अदा करता है, गलतियाँ हमारे एंड से हैं। हमारे पास जो भी माली इमदाद आती है, चाहे वो IMF की हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, बाकी मालियाती इदारों की हो, हम उसका मिस यूज़ करते हैं और हम रिज़ल्ट नहीं दे पाते। इस दफ़ा जो है मैं ज़रूर मियां शहबाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को अप्रिशिएट करूँगा कि इस दफ़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, सरमायाकारी की बात की है, और डायरेक्ट लोन लेने से इज्तनाब किया है, थोड़ा पीछे हटे हैं, और सरमायाकारी हुई है। और 2 दफ़ा वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से, फिर उनका पहले एक वफ़द आया, फिर दूसरा वफ़द आया। तो मैं इसको इस लिहाज से ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में। और जो अभी तक इसमें हमारे सामने चीज़ें आई हैं, उसमें तकरीबन 10 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट होगी, मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी होगी, और इससे पाकिस्तान में जहाँ मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, वहाँ पर साथ साथ सऊदी जो हैं सरमायाकार भी यहाँ आएंगे। यानी इस सरमायाकारी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालने में बड़ी मददगार साबित होगी। अब इसमें फौरी रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सरमायाकारी जिस तरह से आ रही है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अगले हफ्ते या इस महीने पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और ये हमारा ये MOU साइन हो जाते हैं, और फिर इसका हम अपने बेहतर से बेहतर इस्तेमाल भी सरमायाकारी का करें, और जो सरमायाकार पाकिस्तान में आता है, चाहे सऊदी हो, चाइनीज़ हो, किसी भी मुल्क का हो, उसको हम अगर बेहतर से बेहतर सहूलियात और बेहतर से बेहतर माहौल देने में कामयाब हो पाएँ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, ये पाकिस्तान को हर सूरत मजबूत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
अब ये हम पे है कि हम उनकी जो मुखलिसाना कोशिशें हैं, जी जी, हम उसमें अपना खुलूस कितना खुलूस शामिल कितना करते शामिल हैं करते हैं, और बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से और कब तक हम मुल्क को मौजूदा बुरान से निकालने में कामयाब होते हैं। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इन्वेस्टमेंट एंड वी मस्ट टेक इट इन माइंड जी, कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस के शुबे में आ रही है राइट और ये उस तरह से मदद नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके बड़े अच्छे असरात मरतब हो सकते हैं। राइट। आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत सरमाकारी के लिए कोशिशें अपनी जारी रखे हुए है और बैरूनी सरमाकारी के फायदे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें रेवेन्यू दे रही होती हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान का एक मशहूर सियाती मकाम है, आपका भी इलाका है, मेरा भी इलाका है, अयूबिया। अयूबिया में चेयरलिफ्ट जो है वो सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू केपी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को दे रही थी। 4 साल से वो चेयरलिफ्ट बंद है। दूसरी तरफ हम बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि एक इलाके में 4 साल से लिफ्ट बंद है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ केपी गवर्नमेंट को। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हमारी जो चीज़ें रेवेन्यू दे रही होती हैं, हम उनको उनकी कंटिन्यूटी बहाल करने में क्यों नाकाम रहते हैं? और बिलखुसूस इस चेयरलिफ्ट जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा हमारी नाज़रीन की मालूमात में इजाफा फरमाइए कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? देखिए सती साहब, ये बड़ा अलमिया है हमारा जी। और जब हम अपने मुल्क की ट्रेजेडी की बात करते हैं, हम अपने मुल्क का जो इसको हम सुर्ख फीता कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसले कहते हैं और पसंद नापसंद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। राइट। अब देखिए अयूबिया चेयरलिफ्ट जो है बड़ा एक सियाती मकाम है, तारीखी मकाम है और मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि 1964 में 1964 में राइट। उस वक़्त के सदर अयूब खान ने खुद अयूबिया जाकर जी। इस चेयरलिफ्ट का इफ्तिताह किया था। बिल्कुल। और एक मज़े की बात है कि 2-3 दिन के लिए मकामी आबादी प्लस जो अयूबिया बॉयज़ हाई स्कूल है उसके स्टूडेंट्स के लिए 3 दिन तक इस लिफ्ट को फ्री कर दिया गया था राइट। कि आप वो इस पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। राइट। फिर देखिए इसको तकरीबन आप 2020 अगर करें तो ऑलमोस्ट ये 56 ईयर्स के बाद, 56 साल के बाद ये जो है इसको डेंजरस करार दे दिया गया और इसको बंद कर दिया गया ताकि किसी बड़े इंसानी सहाने से खुदा न खास्ता बचा जा सके। ठीक। और फिर 2021 में जो बाकायदा कवायद ज़वाबित के तहत GDA ने इसकी बिड की और एक कंपनी ने इसको अवार्ड किया गया ये लिफ्ट और उस कंपनी ने इसको टेक ओवर करना था। और जो मेरे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक जो इस लीज़ का पहला हिस्सा है, इस लीज़ के पहले हिस्से से सूबाई हुकूमत को जो रेवेन्यू जाना था वो तकरीबन जाना था कोई 7 अरब। राइट। कितना? 7 अरब रेवेन्यू सूबाई हुकूमत को थ्रू GDA जाना था इस लीज के पहले फेज से। ठीक। अब हालत आप देखें कि 4 साल से ये स्टे पे स्टे केसेस, लोकल इश्यूज इस पे चल रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं कि ये किसका नुकसान हुआ 4 सालों में? जाहिर है गवर्नमेंट का नुकसान हुआ और फिर दूसरी सूरत में पब्लिक का नुकसान हुआ, हमारी मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर हुई, सियाहत का कितना बड़ा नुकसान हुआ। और मज़े की बात है कि ये अगर उस वक्त चालू होती तो जो मेरे पास मालूमात हैं 30% लोकल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे जॉब्स थी, अभी भी हैं, अगर ये चलती है तो ये मिलती है। और तकरीबन 10 करोड़ रुपया एनुअल रेवेन्यू सिर्फ GDA को जाना है इस लिफ्ट के रेंट की मद में। राइट। फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी एक अमाउंट यहाँ से जानी है। ठीक। और वो फॉरेस्ट को इतनी अमाउंट जानी है जो फॉरेस्ट के PK को कहीं पूरे सूबे से कहीं से नहीं आ रही, वो यहाँ से फॉरेस्ट को राइट जानी है। लेकिन हम इसको लेके बैठे हुए हैं जी, कभी क्या इशू है कभी क्या इशू है। अब देखें जो लोकल इन्वेस्टर है जो अपने मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है जी, उसको हम कितना खराब कर रहे हैं, कितना उसको हम एक तरह से जलील कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? अब ये चीज़ें बाहर भी जाती हैं जी, और जब बाहर का इन्वेस्टर देखता है कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर का ये हाल है तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बराह रास्त जो है ना मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से और जो हमारे लोकल मिनिस्टर हैं नज़ीर अब्बासी साहब हैं, मैंने हैं अली असगर खान साहब, कि भाई इस मामले को आप ज़ाती तौर पे देखें। ये बहुत बड़ा नुकसान है, इलाके का नुकसान है और ये मुल्क का नुकसान है कि इन्वेस्टमेंट एक हो रही है और उसको हम लेके बैठे हुए हैं और हम सालाना अपना अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं और फजूल में खाम खा इस पे हम लेके बैठे हुए हैं। ऐसा ये जो लिफ्ट का मामला है मैं समझता हूँ इसको फौरी तौर पे आला हुकाम को इस पे एक्शन लेके इसको चालू करना चाहिए, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। राइट। अच्छा, आपने ये फरमाया कि एक बिजनेस ग्रुप है या कंपनी है जो कि वहाँ पे लिफ्ट लगाना चाह रही है और लोकल जॉब्स भी, और जैसा कि आपने फिगर्स भी पेश किए कि इतना गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, लेकिन
कुछ लोग ये तासर भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लिफ्ट जाके कोई कंपनी वहां पे टेक ओवर करेगी तो लोकल बिजनेस मुतासर होगा और लोकल लोगों को नुकसान होगा। इसमें किस हद तक रियलिटी है? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास 2020 से पहले या लिफ्ट के रुकना तक जिसके पास इसका ठेका था, वो जो दे रहा था, और नई कंपनी जिसने इसको अवार्ड हुआ ये थ्रू बिड, उसकी अमाउंट में और इसकी अमाउंट में 50% इजाफा है। पहली बात तो ये कि रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। राइट। यानी जीडीए को जो रेवेन्यू 2019 में जा रहा था, 20 में जा रहा था, 21 में जो अग्रीमेंट हुआ उसमें 50% इजाफा हो गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नई लिफ्ट ऑपरेट होगी, नई जदीद मशीनरी वहां पे आएगी, नई जदीद लिफ्ट वहां पे तनसीब हो जाएगी। ठीक। उससे सियाह कितने जाएंगे, टूरिस्ट कितना वहां पे जाएगा, और लिफ्ट की तनसीब से जो लोकल बिजनेस है वहां पे, कोई छल्ली बेच रहा है, कोई चादरें लगा के बैठा हुआ है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो तो सारी एक्टिविटीज वहीं की वहीं हैं जी, और वो बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अयूबिया और नथिया गली में सैकड़ों रिहायशी होटल हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो लिफ्ट में लोग जाएंगे, सियाह जाएंगे या कोई भी जाता है, वो रात को स्टे तो करेगा ना। बिल्कुल ऐसे। वो लिफ्ट तो स्टे नहीं करेगा। जी, जी, जी। उसने किसी मुकामी होटल में जाके स्टे करना है। तो जो होटल इंडस्ट्री है नथिया गली की, अयूबिया की, उसको कितना बड़ा फायदा होगा, खानिसपुर की उसको कितना बड़ा फायदा होगा। क्योंकि लिफ्ट ने तो सिर्फ टूरिस्ट को एंजॉय कराना है कुछ टाइम के लिए जी, तो वापस तो टूरिस्ट ने आके जो प्राइवेट बाकी होटल वहाँ पे हैं, अयूबिया में है, खानिसपुर में है, नथिया गली में, वो लोग तो वहाँ जाएंगे। अब वो जब वहाँ जाएंगे तो वो जो फायदा है वो किसी एक कंपनी को या एक फर्द को नहीं हो रहा, जो वहाँ पर सैकड़ों होटल हैं उनको फायदा होगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके रूम्स लगेंगे, उनकी एक्टिविटीज होगी, वहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जो लोकल होटल हैं वहाँ पे, कमर्शियल होटल, सॉरी रिहायशी होटल जिनको कहा जाता है, उनको कितना बड़ा फायदा होगा। तो ये तासर बिल्कुल गलत है कि एक कंपनी के आने से उसको फायदा होगा, बाकी नुकसान होगा, बाकी बिजनेस बढ़ेगा। देखिए आप मिसाल ले लें पीसी बोर्बन की। जी जी। जब पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बोर्बन गया तो उस वक्त वहाँ भी कुछ इस तरह की आवाज़ें थीं, लेकिन आज हम देखते हैं कि पीसी की वजह से मरी की सियाहत में, उस पूरे इलाके की सियाहत पूरे बेल्ट में कितना फ़र्क पड़ा है, और वहाँ पे ज़मीनें कितनी उनको फ़र्क पड़ा है। तो ये भी अगर यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट जिस तरह हमने सुना है कि वहाँ पे डायनो वैली बनेगी, वहाँ पे लिफ्ट लगेगी, वहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट आला किस्म के आएंगे, ग्रुप आएगा और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगी, तो इसका पूरे इलाके को फ़ायदा पहुंचेगा, बिजनेस को फ़ायदा पहुंचेगा। फिर देखें जहाँ पे भी तामीर और तरक्की होती है वहाँ पे ज़मीनों के रेट्स भी आपको पता है बढ़ते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी इलाके में रोड को ना आने दें, अब रोड जाती है तो कितना फ़ायदा होता है, वो सिर्फ मवासलात के ज़राए ही नहीं फराम करती, उस रोड के जाने से उस इलाके की वैल्यू बढ़ जाती है, कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है कि इसकी अगर ये अल्लाह करे हो जाए और इंशाल्लाह होगा, तो इस प्रोजेक्ट के जाने से अयूबिया की सियाहत पर ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, अयूबिया की मकामी बिजनेस जनरेट होगा, और जो वहाँ पर इस वक्त ज़मीनें हैं जिसकी भी हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये प्रोजेक्ट हर हवाले से इलाके के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि मैं समझता हूँ कि 4 साल हमने बहुत 4 साल ज़ाया कर दिए। और मैं तो कहता हूँ कि साबिक़ जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान, उन पर तो इस पर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए जी, कि आप 4 साल चीफ मिनिस्टर रहे, बल्कि ज़्यादा अरसा आप चीफ मिनिस्टर रहे, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपके दौर में क्यों नहीं चला। और इस पर तो महमूद खान साहब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से मैं समझता हूँ बाकायदा बासपुरस होनी चाहिए। गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, रेवेन्यू नहीं मिल सका। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए केपी में और भी सियासी मकामात हैं, अयूबिया की आपने मिसाल पेश की है, हमारे मिनिस्टर हैं इस टाइम केपी के, सूबाई वज़ीर हैं, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड स्टेट नज़ीर अहमद अब्बासी साहब, बड़ी संजीदा शख्सियत हैं और वो काम भी करना चाहते हैं और बड़ा तजर्बा है उनको, तकरीबन 4 दहाइयाँ 40 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं। उनको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए? प्लस जो अली असगर खान साहिब हैं उनके पास भी बड़ी मजबूत पोजीशन है, एक तो मेंबर कौमी असम्बली में है, दूसरा वो तहरीक इंसाफ के केपी सूबे से जनरल सेक्रेटरी भी हैं, दोनों बड़ी मजबूत तरीन शख्सियात हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या तजावीज़ पेश करेंगे कि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सूबे का? देखिए, एक तो जो नज़ीर भाई साहब हैं, जैसा आपने कहा कि वो डेफिनेटली चूँकि उनकी मिनिस्ट्री भी है, रेलिवेंट भी हैं, वहाँ से MPA भी हैं, फिर मिनिस्टर भी हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया है। और ये जो 4 साल से उस कंपनी को पोजीशन हैंडओवर नहीं हो रही थी, मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें नज़ीर भाई साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली है, अली असगर खान साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली है। तो ये ज़रूर हम इनको क्रेडिट देंगे, अली असगर खान को और नज़ीर अब्बासी को, कि इनकी ज़ाती दिलचस्पी लेने से लिफ्ट का जो मामला बिल्कुल एक तरह से वो जमूद का शिकार हो गया था, उसमें पेशरफ्त हुई है और कंपनी को जो साइट थी वो हैंडओवर हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये काम आगे
चलेगा। आगे चले। और अगर ये आगे चलता है और 1 साल में यहाँ पर लिफ्ट नई तनसीब हो जाती है, नस्ब हो जाती है, जी जी तो बड़ी एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी। तो नज़ीर अब्बासी और अली असगर ख़ान साहब से इस हवाले से लोगों की और ताजर कम्यूनिटी की तवक्कुआत भी हैं, और ख़ुशी की बात है कि उन्होंने इस हवाले से अभी तक पेशरफ्त की भी है और ये प्रोजेक्ट जो है आगे की तरफ चला है। तो नज़ीर अब्बासी और अली असगर ख़ान अगर इसमें ज़ाती तस्वीर लेंगे, रजब साहब भी हैं, दूसरे एमपीए जो हैं, जी जी तो दूसरे इससे इलाके में रोज़गार पैदा होगा, मुआशी सरगर्मियाँ होंगी, और इन दोनों एमपीएस का, मिनिस्टर का और एमएनए का, ये एक इलाके पे बड़ा एहसान अजीम होगा, मैं समझता हूँ। राइट। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जो एक्स सीएम महमूद खान ने गंद डाला था जी वो ये लोग बेहतर कर सकते हैं, और रेवेन्यू के लिए आप ये फरमा रहे हैं कि कोशिश कर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही राइट। अच्छा सर, एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे मैं आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा आपसे कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इन पे नैब ने 2019 में बड़ी धूमधाम से एक केस बनाया था, और इसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कैदोबंद की गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन्हें कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। अब ये हुआ है कि नैब ने जनाब दोनों हाथों खड़े करके वो केस वापस ले लिया, और लेट के वो केस वापस ले लिया। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है जी कि मज़्ज़ज़ सियासी शख्सियात, उनके केस बनाए जाते हैं, फिर जब जाए केस वापस ले लिए जाते हैं। ये शाहिद साहब के केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए सती साहब, ये भी मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क की एक जो बड़ी बदकिस्मती है, आप देखें कि नैब हमारा एक आइनी और कानूनी इदारा है, लेकिन जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मिसाल मैं समझता हूँ तो शायद दुनिया में कहीं मिले। और आप ये देखें कि केस तो अलग है, चलें जिस पे केस बना उस पे जो बीती वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप मजमूई तौर पे इंप्रेशन क्या दे रहे हैं अपनी कौम को, आप नौजवानों को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? देयर इज़ नो लॉ, यहाँ कोई कानून नहीं है, और किसी की इज्जत नफ्स नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। अच्छा, ये बड़ा जो है ना, ये फजूल तरीन केस था जो बना शाहिद खाकान अब्बासी कि जी उन्होंने LNG का जो मायदा किया, उसमें उन्होंने अपनी पावर्स को मिसयूज़ किया। अब जब ये केस बना तो मज़े की बात है कि शाहिद खाकान ने, सच्ची बात है, इस केस को शुरू से बड़ी बहादुरी के साथ स्टैंड किया है, आज भी कर रहे हैं। बस जब ये केस बना कि जी आपने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है मिनिस्टर पेट्रोलियम की हैसियत से, तो शाहिद खाकान ने कहा कि जी मुझे बता दें कि मेरी अथॉरिटी क्या अथॉरिटी होती है मिनिस्टर की। फिर जब नैब ने रिमांड मांगा तो शाहिद खाकान ने कहा जी कि नैब वालों को 90 डेज़ का अस्थायी रिमांड दे दें। और शाहिद खाकान कहते रहे भाई मुझे लिख के दें, सवालात ले आएँ, ये करें वो करें, चूँकि ये सियासी केस था और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक बदतरीन मिसाल था जो उस वक्त की हुकूमत ने कायम किया। और मैं आपको बताऊं कि जब जिस दिन शाहिद खाकान इस केस में गिरफ्तार हुए, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान उस दिन अमेरिका वाशिंगटन में थे। वहाँ उन्होंने पाकिस्तानियों से ख़िताब करते हुए बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा था कि मैंने आज एक और विकेट गिरा दी है, मैंने एक और विकेट गिरा दी है। यानी ये हालत थी। वो विकेटें गिराने का उनको शौक़ था कि मैं विकेटें गिरा रहा हूँ। वो उन्होंने विकेट गिराई, लेकिन वो विकेट जो जिसके कंधे पर रख के उन्होंने विकेट गिराई, वो तो आज लेट गए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना कमज़ोर केस था और किस तरह से एक साबिक़ वज़ीर आज़म को उसकी विकेट गिराने के लिए नैब का इस्तेमाल किया गया। अब इस पर सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, नैब से भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल, या तो केस बनाने वाले गलत थे, या फिर केस विदड्रा करने वाले गलत हैं, या तो वो दौर के जो नैब अफसरान थे, चेयरमैन नैब थे, उन्होंने गलत किया, या आज जो चेयरमैन नैब बैठे हुए हैं ये गलत हैं। ये हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त करने के हवाले से वो सवाल है जिसका हमें बिलाखिर जवाब तलाश करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ज़्यादती शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हो, इमरान खान के साथ हो, बिलावल के साथ हो, नवाज शरीफ के साथ हो, वो नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप एक केस बनाते हैं, आप उसकी हाइप क्रिएट करते हैं और आप पूरी कौम को बताते हैं कि ये चोर है, चोर है, चोर है, और कुछ सालों बाद वही चोर चोर कहने वाला इदारा जो है वो आके, जैसे आपने कहा कि लेट के कहता है जी नहीं जी ये चोर नहीं था, हमसे गलती हो गई। और उस गलती के दौरान उसकी फैमिली पे जो गुजरती है, उस पे जो गुजरती है वो अलग से है। लेकिन आपके आइन और कानून का जो मजाक बनता है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती मुल्क के साथ कोई हो नहीं सकती कि एक ही इदारा एक वक्त में साबिक़ वज़ीर आज़म को कहे जी ये चोर है, और वही इदारा फिर एक और वक्त में कहे जी कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये फरिश्ता है। तो मुझे बताएं कि ये क्या है? और ये चीज़ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और ये चीज़ हम कब तक लेके चलेंगे? ये हमारे वो इशूज़ हैं, मामलात हैं। ये एक मिसाल है कि जिसकी वजह से हम आज इस सिचुएशन में हैं, इस सूरत हाल में हैं
कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन क्राइसिस से दो चार है, आइनी क्राइसिस है, माली क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है। तो ये उसकी एक मिसाल है और मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है शाहिद हक़ान के साथ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि उन्होंने बाकायदा बहादुरी से लड़ा। वो आज भी कह रहे हैं कि मेरा केस ना लें वापस, जी, जी। इसको आप जारी रखें। और वो कहते हैं जी कि जवाबदेही का कोई अमल तो होना चाहिए कि मुझे आपने सज़ा दी और फिर कहते हैं मैं बेगुनाह था। तो ये क्या है? तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती वाली बात है और हमें बतौर कौम इस पर सोचना चाहिए, हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं होती जो हमारे मुल्क में हो रही हैं। राइट, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। ये थे सीनियर साफ़ी और तज़किया निगार इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब, जो कि मुख्तलिफ इशूज़ पे हमें मालूमात में इजाफ़ा कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।